जी नाजरीन, आप बात सुन रहे थे चौधरी निसार साहब की, जो साबिक इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, शरीफ खानदान के बहुत करीब भी थे, मगर अब वो भी कह रहे हैं कि अगर एहतसाब होना है तो अक्रॉस द बोर्ड होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, जब से ये हुकूमत आई है इक़्तिदार में, तब से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू है, मगर अब नैब की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान उठ गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नैब के ऊपर एक कमेटी भी बन गई है पार्लियामेंट के अंदर कि इसके अंदर तरामीम होनी चाहिए, मगर अब कुछ संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं, सिर्फ अपोजिशन की तरफ से नहीं बल्कि जो पंजाब के वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, उनकी तरफ से भी संगीन इल्जामात आए हैं कि नैब जो है वो जिन लोगों को लेती है उनको वादा माफ गवाह बनने के पर मजबूर करती है, सीसीटीवी कैमरास लगाती है बाथरूम्स के अंदर, गुस्लखानों के अंदर, और लोगों को एम्बैरस करने की कोशिश करती है। और ये भी उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेकसूर हैं और उनको छोड़ा नहीं जा रहा, इसलिए ताकि नैब जो है वो एम्बैरस ना हो। बहुत संगीन इल्जामात हैं। उनके साथ साथ अकरम शेख साहब, जो आपको याद होगा कि उन्होंने ही वाज वन ऑफ द लीड लॉयर्स इन नवाज शरीफ साहब केस, उन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ भी मुकदमा किया था, तो उनके भी जो अब बैंक अकाउंट्स हैं वो मुंजमद हो गए हैं। उनके बैंक अकाउंट्स इस वक्त फ्रोजन हैं और उनको FBI से नोटिसेस आ रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, वो कहते हैं कि उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। मैं तारुफ करा देती हूँ हमारे मेहमानों का। इधर स्टूडियोज के अंदर हमारे साथ हैं अज़मा बुखारी साहिबा, आप किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक MPA हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हुमायूं अख्तर साहब, आप भी एक लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमें जल्द ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कोई, मगर सबसे पहले हमारे साथ है अकरम शेख साहब। अकरम साहब, ये क्या माजरा है कि आपके बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है, FBI से आपको नोटिसेस आ रहे हैं, आप कहते हैं कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है, मगर हुकूमत का ये मौकफ है कि वो सफाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वनीज़े आपका। मैं तो आज तक मैंने लबकुशाई नहीं की इस हुकूमत के 99 दिन 98 डेज तक। मैं हफ्ते को 11 बजे सऊदी अरब से वापस आया हूँ। अपनी भांजी की शादी में शिरकत की है फैसलाबाद, और मंडे मॉर्निंग को 2 बजे पहुंचा हूँ इस्लामाबाद। मैंने किसी मुस्तहिक शख्स को 1 लाख का चेक देकर बैंक में भेजा। खुद मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गया बेंच के सामने, बेंच नंबर 1 के सामने। तो मुझे सुप्रीम के अंदर ही वो 10:30 बजे वो जिसको मैंने चेक दिया था उसने मुझे कहा कि जी आपके तो अकाउंट वो कह रहे हैं कि बाउंस हो गए, रोक दिए गए। आपको क्या, मगर आपने ये कहा अकरम शेख साहब, आपने ये कहा कि आपको बासर हल्के ये बता जी, चूंकि वक्त कम है, मैं आगे भी बात बढ़ाना चाहती हूँ। जी मेरी अर्ज सुन लीजिए, बात अर्ज सुन लीजिए। मुझे जिस वक्त मैंने मुशर्रफ का मुकदमा पकड़ा दिसंबर 2013, मेरे पास सबसे पहले तो खालिद तैमूर अकरम सेक्टर कमांडर, जो हमारे कौमी सलामती के बहुत बड़े अदारे हैं, वो मेरे दफ्तर में तशरीफ लाए। जनरल सर वक्त कम होगा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का पैगाम, मेरी बात जनरल ज़हीरुल इस्लाम का बड़ी मुख्तसर बात करूंगा। जनरल ज़हीरुल इस्लाम का पैगाम लेकर के आप इस केस को छोड़ दें, इसलिए कौमी सलामती के खिलाफ है। मैंने उन्हें कहा कि पहली बात तो ये है कि जनरल साहब अगर ने बात करनी है तो जनरल साहब मेरे पास खुद आए। इत्तेफाक से फिर मेरी जनरल साहब, कौन आया आपके दफ्तर में? खालिद तैमूर अकरम, सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद, मुझे जनरल ज़हीर का पैगाम देने। और उसके बाद जो है जनरल ज़हीर साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा क्योंकि आप वज़ीर आज़म को समझाएं, इससे पहले आपकी जान को खतरा है, आपको तालिबान मार के फेंक जाएंगे, नाम हमारा लग जाएगा, आप इस मुकदमे को छोड़ दें। मैंने उन्हें कहा जी मैंने ये मुकदमा पाकिस्तान में मार्शल लॉ का और दस्तूर को सबोताज करने के खात्मे के लिए बगैर किसी फीस को वसूल किए मैंने मुकदमा कबूल किया है। मैं इस मुकदमे को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस मुकदमे को तोड़ तक पहुंचाऊंगा, अंजाम तक पहुंचाऊंगा। और मैंने इस मुकदमे को इसकी सारी रुकावटों के बावजूद
4 महीने तक जनरल मुशर्रफ के अदालत में पेश ना होने के बावजूद मैंने इस मुकदमे को 18 सितंबर 2014 में मुकम्मल कर दिया। 2013 में ये आप 2013 की बात कर रहे हैं? नहीं, 2013 के दिसंबर में मुझे मिला ना मुकदमा। 13 दिसंबर 2013 को मुझे मुकदमा मिला और मैंने 2014 में 4 महीने तो वो पेश नहीं हुए ना, तो मैंने इसको 3 महीने में ट्रायल मुकम्मल करके फारिग कर दिया। नहीं अकरम शेख साहब, now let me get the record right. नहीं अकरम शेख साहब, allow me to get the record right. Please allow me to get the record right. ज़हीरुल इस्लाम साहब ने आपको ये मैसेज कब भेजा? उन्होंने तो दिसंबर में मुझसे मैसेज नहीं भेजा। पहले मैसेज भेजा उन्होंने खालिद तैमूर अकरम साहब के जरिए, उसके बाद वो खुद मुझे मिले। हम समझ गए। उन्होंने कहा इस मुकदमे को छोड़ दें। उसके बाद खुद मिले। मैंने कहा जनरल साहब मुझे वही गोली लगनी है जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। मैं मुकदमे को नहीं छोड़ा कर, वकील से नहीं इस तरह की बात करते। मेरा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए। हमारे साथ हुमायूं अख्तर साहब भी मौजूद हैं। हुमायूं अख्तर साहब, दीज आर सेंसेशनल एलिगेशंस। आई मीन कि ये उनका ये कहना कि उस वक्त ज़हीरुल इस्लाम साहब जो थे उन्होंने ये मैसेज भेजा किसी और के जरिए कि आप ये मुकदमा छोड़ दें किसी वकील को, तो इसकी तहकीकात करनी होनी चाहिए। अकरम शेख साहब मुतालबा। मैं एक गुजारिश करूं जी कि मैंने दुनिया में बड़े मुल्क देखे हैं, मैं पढ़ा भी हूँ, रहा भी हूँ। मैंने दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा जितना इतना लिबरल हो। ज़रा आप अमेरिका में उनके किसी स्टेट के अदारे के ख़िलाफ़ अमेरिकन टेलीविज़न पे बात करके दिखा दें, मैं आपको गारंटी करता हूँ बात करके दिखा दें। ओके, मैंने तो आज तक नहीं सुनी। आज 5 साल पुरानी बात, मैं इंतहाई एहतराम करता हूँ अकरम शेख साहब। 1 मिनट जी, आज 5 साल बाद ये बात हो रही है जी। ये उस वक्त क्यों नहीं की गई? उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। अकरम शेख साहब जिनको वो आर्टिकल 6 पे ट्राई करना चाहते थे, उनके मुकर्रर करदा वकील थे। उस वक्त तो ये जिक्र कोई नहीं हुआ। आज 5 साल बाद इस बात का जिक्र हो रहा है और हम अपने मुल्क के अहम तरीन इदारों को इस तरह पब्लिक टीवी में खराब कर रहे हैं। दुनिया में क्या क्या नहीं होता, मतलब हमें कुछ तो अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए। यू हैव अ पॉइंट कि जी ये एक तरीके से तो सही कह रहे हैं कि 2013 में अगर ये हुआ था तो तब अकरम शेख साहब क्यों नहीं बोले और अब क्यों बोल रहे हैं? इसलिए शायद चूंकि उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए अब। शुक्रिया मुनीज़ा। देखिए, मैं समझती हूँ कि अकरम शेख साहब एक नोटेबल शख्सियत हैं और उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, उनका एक बैकग्राउंड है और जो भी वो बात कर रहे हैं जाहिर है सोच समझ के कर रहे हैं। तो ये बात कि ये आज हुई कल नहीं हुई, जब उन्होंने बेहतर समझी उन्होंने तब कर दी, या जब उनको जो बातें उनको कही गई थी वो जिस तरह जो वो कह रहे हैं वो जब उनको होती हुई नजर आ रही है वो तब कह रहे हैं। देखिए, मैं किसी के लिए यहाँ पर ये कहना कि मुझे, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती कि अकरम शेख साहब जो है वो बिल्कुल बेसरोपा सी को बात कर रहे हैं या करेंगे, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये बहुत सीरियस बात है और कौन करेगा? हुकूमत वक्ती करेगी ना जी, जो अपने आप देखिए हर बात पे JIT बन सकती है सिर्फ सियासी मुखालिफिन को क्रश करने के लिए, लेकिन ना JIT बन सकती है अलीमा खान के इशू पे, ना जहांगीर तरीन के इशू पे, ना किसी और इशू पे। आज़म स्वाति पे बनी है और आज़म स्वाति के लिए सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर जाहिर है इन्वॉल्वमेंट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनी थी, सो मोटो ले चुकी थी सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जब केस के अंदर निकला कि क्या है और एक आप ये समझती हैं कि JIT बननी चाहिए? अब ये सवाल कुछ भी तहकीकात जरूर होनी चाहिए और ये अकरम शेख साहब की जाहिर है उसकी मुतमईन होने पर। अकरम शेख साहब, अगर आप हमारे साथ अभी तक हैं लाइन के ऊपर, तो हुमायूं साहब मुझे बात कर लेने दीजिए। मैंने हुमायूं खान की बात का जवाब ले लेने दीजिए। ये मैंने उसी वक्त वजीर को तहरीरी तौर पे खत लिख के मतलब किया। मैंने उनको कहा कि आपके जर्नैल ने ये कहा है, आपने मुझे यकीन दहानी कराई थी कि हम और कौमी सलामती के अदारे एक पेज पे हैं, आप इसको रेकनसाइल करें। मैंने उन्हें कहा मुझे धमकी अमेज कॉलें आती हैं, मेरे फोन पर टैपिंग करें मेरी, देखे कौन मुझे धमकियां देता है। मेरे घर का मुआयना किया गया उनको, उन्होंने प्लेटफॉर्म का। अकरम शेख साहब, आपने कहा कि आपको अभी भी धमकियां आ रही हैं, तो आपका इशारा किस तरफ है? आपको कोई थ्रेट्स भी आई हैं, एक्सप्लिसिट थ्रेट्स भी आई हैं? मुझे मेरी आप कह रही हैं थ्रेट्स आई हैं, मेरी जिंदगी भर का साथी इनकी धमकियों की वजह से 2014 के अक्टूबर में अल्लाह के पास जा पहुंचा। आप मुझे कह रही हैं कभी मेरे कत्ल की खबर उनको मिलती थी,
कभी बच्चों को, पोते पोतियों के, निवासियों के अगवा की खबर मिलती थी। आप कमाल करती हैं। मैं अभी भी पाकिस्तान में हूँ, मैं अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। मैं ये मैंने बात उस वक्त भी की है, जियो पे भी मैंने की है, और मेरी बात करने की वजह से जियो पे कुछ पाबंदी भी और सख्ती भी आई है जियो पे। अच्छा, अब हमारे साथ ही रहिएगा हमायूं साहब, आपने उनकी बात सुन ली। मैंने इनके वालिद वो सुन रहे हैं आपकी, बकायदा आपकी बात सुन रहे हैं अकरम शेख साहब। अब वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। जी, आप जवाब दे दीजिए। कोई शक नहीं अकरम शेख साहब, मैं तो आपका बहुत एहतराम करता हूँ। मैं एक चीज इस बात पे तो मैं अपनी उसी पोजीशन पे मैं बोल सकता हूँ। जी जी बिल्कुल जी, मैं उसी पोजीशन पे कायम हूँ कि मुल्क के जो अहम इदारे हैं उनके बारे में पब्लिकली मीडिया पे इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, उससे मुल्क को नुकसान पहुँचता है। नंबर 2, FPR के नोटिस, अकरम शेख साहब, मैं PTI का हिस्सा हूँ, और जब मैं हुकूमतों का हिस्सा, मैं वजीर तिजारत रह चुका हूँ, और मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरे कारोबार हैं। मुझे FPR के नोटिस आते थे, और FPR अपने रूटीन के मुताबिक अकाउंट्स पे फ्रीज कर देती है। उसके तरीकाकार है उनको के मुताबिक वैसे फ्रीज नहीं करती है, करते हैं बिल्कुल। वो सिर्फ एक दफा प्रूव हो जाए तो होता है। हमायूं साहब देखिए ना, उनको तो अभी तो ये भी नहीं पता कि आई नो बेटा। यस जी, FPR एक जब नोटिस भेजती है, उस नोटिस के बुनियाद पे अगर वो समझती है वो अकाउंट फ्रीज कर देती है, वो फिर आपके पास ये है हक कि आप ट्रिब्यूनल में जाएं या उसके आगे कोर्ट में जाएं और वो अनफ्रीज कराएं। अच्छा, लेकिन उनके पास मेरा ख्याल है, मैं मैसिव पावर है। आपकी आगाही के लिए भी बता दूं कि अभी इनके जो टैक्स के गोशवारे थे वो अंदर गए नहीं थे कि उन्होंने इनके बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया। तो ये खबर है। अब अकरम शेख है हमारे साथ, नहीं हो सकता। अकरम शेख साहब है, बात कर सकते हैं। मुझे FBR ने कोई नोटिस नहीं दिया कि हम आपके अकाउंट फ्रीज करने जा रहे हैं या आपके जुम्मे कोई वाजिबुल अदा रकम है। मैंने 45 साल से मैं टैक्स अदा कर रहा हूँ, मैं एक पैसे का डिफॉल्टर नहीं हूँ टैक्स का। मगर अकरम शेख साहब, आपको यकीन है कि ये मुशर्रफ साहब के मुकदमे की वजह से आपको ये तमाम सख्तियां झेलनी पड़ रही है? मुशर्रफ के अलावा भी तो मेरे कुछ जराइम है ना। मैंने हनीफ अब्बासी का भी मुकदमा लड़ा है, वज़ीर आज़म के खिलाफ भी। साहब, आप FPR को अदालत में ले जाते हैं, तो आपको लगता है कि FPR को अदालत में ले जाते हैं? अच्छा, ये हमायूं साहब कह रहे हैं कि आप FBR को अदालत में लेके जा सकते हैं। मैंने एक रिट फाइल की हुई, कहा जी मैं लाहौर से वापस आया हूँ, वहाँ मैं रिट पिटीशन पे दस्तखत करके आ रहा हूँ, और मुझे मेरे वकील साहब ने ये कहा था कि ये FBR वाले चाह रहे हैं कि शायद वो नोटिस वापस ले लें, आप इसमें जरा उजलत ना करें। मैंने कहा जी मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है, मैंने अपनी मजदूरी करनी है, मैंने रेट कर दी है, मैंने हाई कोर्ट के अंदर रेट कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम शेख साहब। अज़मा साहिबा, देखिए, ये सिर्फ एक वाकया इस तरह हुआ है जो आज तमाम अखबारों के अंदर छपा है, मगर इस तरह वाइस चांसलर का भी कह देना, तो अब हुकूमत वक्त क्या कर सकती है? इसलिए चूंकि नैब के अंदर तो वो तरमीम करने जा रहे हैं, मगर फिलहाल कोई तरमीम नहीं हो रहे। अब नैब नहीं, देखिए, तरमीम होना एक अगली स्टेज है मुनीज़ी। अभी जो हो रहा है वो एक अलग चीज़ है। अभी जो नैब की जो परफॉर्मेंस है और नैब के जो तरीकाकार हैं वो सब खुल के आ रहे हैं। अब ये देखिए ना कि इससे बड़ी बात हो सकती है कि शहबाज शरीफ को ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो है वो वादा माफ गवाह बनाने की ऑफर की जाए, और DG नैब ये खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं, मेरे साथ भी प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा ये तो ऐसे बाय द वे बातें होती हैं। तो ये बाय द वे बातें जो उनकी होती हैं, और जिस तरह का वो टॉर्चर कर रहे हैं लोगों के साथ, जो उन्होंने बिल्कुल हुकूमत वक्त की शय के ऊपर कर रहे हैं, उनके साथ मिलके कर रहे हैं। हमारे वजीरों को पहले इल्हाम हो जाता है कि जो है वो कौन पकड़ा जाने वाला है, और नैब जो है उसको डिफेंड करने के लिए, नैब के बारे में कोई बात करें, सबसे पहले इनके बुजुर्ग खड़े होते हैं उसको डिफेंड करने के लिए। और ये कि ये आजाद और खुद मुख्तार अदालत, दूसरी तरफ वजीर आजम कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। भाई NRO आप दे कैसे सकते हैं? NRO केसेस या कोर्ट में है या नैब में है, तो हमारी तो इतलात के मुताबिक नैब भी आजाद है और कोर्ट भी आजाद है। फिर इमरान खान का रोल क्या है? मेरा आपसे सख्त सवाल ये है कि नैब के अंदर जो तरमीम करनी थी या उसको बेहतर करना था, उसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बननी थी। मगर चूंकि ऑपोजिशन इनके साथ नहीं बैठ रही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर, तो कोई कमेटीज भी नहीं बन सकी। नहीं, वो उस पर हो रहा है काम। उसकी 3-4 मीटिंग्स जो है लॉ मिनिस्टर के साथ हमारे लोगों की हो चुकी हैं, और कुछ रिकमेंडेशंस जो हमने अपनी तरफ से जो है वो लॉ मिनिस्टर साहब को दे दी हैं, और उसके ऊपर
जाहिर है वो तमाम बाकी और पार्टी से भी बात कर रहे हैं और कोशिश ये है कि कंसेंसस के साथ एक अकाउंटेबिलिटी बिल लेके आया जाए, जिसमें जो देखिए ना, अब ये भी अजीब बात है इस मुल्क के अंदर कि प्ली बार्गेन एक अजीब तमाशा है कि जो मर्जी जो है वो अपना गुनाह एक्सेप्ट करके पैसे जमा कराए, इज्जतदार और शरीफ बन जाए, और हमें आके लेक्चर दे कि जो इखलाकियात और शराफत और वो कानून क्या होता है। बुरा ना बनाइएगा, मगर ये बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ जो थे ये तमाम जो लॉज थे ये इस्तेमाल हुए हैं। ये मुशर्रफ का लॉ है और दुरुस्त कह रही हैं आप, ये हुआ, ये बिल्कुल हुआ, इसको तो कोई निगेट नहीं कर सकता। सैफुर रहमान ने किया बेनजीर भुट्टो के साथ, आप लोगों ने, और रहमान मलिक ने किया नवाज शरीफ के साथ, उन्हीं केसेस कामरान मुर्तजा साहब इस वक्त मौजूद हैं। वो इस वक्त वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, टैक्स के वकील भी रह चुके हैं और मैं समझती हूँ कि एक इंडिपेंडेंट वॉइस हैं और वकीलों के बहुत बड़े लीडर हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया मेरे शो में ज्वाइन करने का। तो अकरम शेख साहब ने जो अपील की है वकला कम्युनिटी को, उन्होंने कहा है कि मुझे आप प्रोटेक्ट करें, मेरे पीछे इस तरह लोग लग गए हैं, मुझे धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने आज मेरे प्रोग्राम के अंदर ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उनको मैसेज भेजा था कि मुशर्रफ का जो केस है वो आप छोड़ दें, जिसके नतीजे में वो ये समझते हैं कि उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए और उनको इस किस्म की धमकियां आ रही हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है और बार काउंसिल क्या सोच रही है? देखिए, ज्यादती तो हो रही है उनके साथ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एडवांस इनकम टैक्स के हवाले से जो है ना अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएं, और अकाउंट फ्रीजिंग जो है ना वो भी विदाउट नोटिस। आप अचानक बैंकों को जो है एक फाइन मारने जो है एक लेटर भिजवा दें और कहें कि जी फलां टैक्स पेयर जो है इसके अकाउंट फ्रीज कर दीजिए, तो बज़ाहिर ये लगता है कि इसके पीछे जो है, इस नोटिस के पीछे या इस फ्रीजिंग के पीछे जो है ना कोई और है, और वो शेख साहब को जो है ना तंग किया जा रहा है, जज किया जा रहा है, ज्यादती हो रही है। और जब अगर ज्यादती तो हुकूमत से आपका कोई मुतालबा होगा, हुकूमत को क्या करना चाहिए? 5 साल बाद शेख साहब की ज्यादती क्यों हो रही है? वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त भी उसको रिकॉर्ड किया था। जी कामरान साहब, ऐसा है कि ऐसे लोगों के साथ तो फिर बाज़ औक़ात ज्यादती होती है जो खास लोगों के साथ, किसी के साथ अटैच रहे हों या किसी खास मामले में पेश हुए हों। तो ये जो ज्यादती हो रही है ये उस वक्त शायद नहीं हो सकी। इससे पहले वाला जो इसका कोई सदुबाब तो होगा ना जी, इसका कोई हल तो होगा कामरान साहब। पाकिस्तान बार काउंसिल इसके अंदर एक हल तो ये है कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाए। इसके साथ साथ अगर इस मामले को ठीक न किया गया तो बार काउंसिल इसमें अपना रास्त कदम उठाएगी। All right, बहुत शुक्रिया। But sir, is Akram Sheikh Saab the lawyer on the Pervez Musharraf case after 5 years? He's not. अच्छा, मगर वो ये कह रहे हैं कि हमायूं साहब ये पॉइंट बना रहे हैं। Are you telling me that for the Pervez Musharraf case 5 years earlier? I'm not telling you. Akram Sheikh is telling me. Well, Akram Sheikh is telling me. So you, I don't mean you. Okay. We've been told that Akram Sheikh, for something that he represented Pervez Musharraf 5 years earlier, he's being this is happening to him through FPR now 5 years later when he's no longer the lawyer. अच्छा, मगर उसके अंदर मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये कहा है कि उस वक्त मैंने रिकॉर्ड भी किया था, मैंने अपनी शिकायत को रिकॉर्ड भी किया था, मगर ये तो I suggest, I recommend Akram Sheikh साहब kindly, उन्होंने शायद नोटिस नजर से ना गुजरा हो, he should get a tax consultant to find out what's happening. अच्छा, कामरान साहब वो कह रहे हैं कि उनको टैक्स कंसल्टेंट ढूंढना चाहिए ताकि वो मालूम कर ले कि कैसे मामला हो रहा है। शायद इतना इनको शोर नहीं मचाना चाहिए और इस तरह के बेतुके इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। नहीं, बेतुके इसमें ऐसा है ये कोई जो है ना वो बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसको शेख साहब ना पढ़ सके या कोई दूसरे दोस्त ना पढ़ सके। बात इसमें बड़ी सिंपल है और नेचुरल जस्टिस की है कि किसी को सुने बगैर, किसी को नोटिस दिए बगैर, किसी को बुलवाए बगैर उनके अकाउंट्स किस तरह से फ्रीज किए जा रहे हैं, ये अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस है। चले कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं है, कोई ज्यादा कानून नहीं जानता, मगर इतना सा तो जानता है कि किसी को सुने बगैर इस तरह से नहीं किया जा सकता। और इस तरह से मगर कर लिया गया है। एक दिन जो ना अचानक आपके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट जो है ना ये कोई मुनासिब बात नहीं लग रही है, गलत बात लग रही है। ठीक, नाज़रीन, इधर हमने लेना है छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं।
ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਯਾਦ ਮੈਂ ਬੀਤਿਆ ਦੌਰ ਆਇਆ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਰ ਆਇਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਸੋਹਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਗੌਰ ਆਇਆ ਜਾਨੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਭੌਰ ਆਇਆ ਜਾਨੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਭੌਰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮੈਂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। नाजरीन, लाहौर ख़ास मेहमान आए हुए हैं हिंदुस्तान से। जैसे कि हम सब जानते हैं करतारपुर कॉरिडोर जो है 4 किलोमीटर के ऊपर ये खोल दिया गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जिसके नतीजे के अंदर जो सिख यात्री हैं वो यहाँ पे आके अपने मज़हब को अच्छी तरीके से मना सकते हैं और करतारपुर के अंदर जो एक श्राइन है उसके अंदर भी जा सकते हैं। और ये एक वीज़ा फ्री पॉलिसी के तहत किया गया है जिसकी बुनियाद रखी गई थी पिछली हुकूमतों ने, इस हुकूमत ने नहीं रखी थी। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं बरखा दत्त साहिबा। हम सब आपको जानते हैं बरखा दत्त साहिबा, पाकिस्तान के अंदर जितना आपको हिंदुस्तान में जानते हैं, तो वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बड़े अरसे से कवर किया है, ये इस मरहले को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग तो बिल्कुल ही सस्पेंड हो गया था, अब फिर से एक छोटा सा कदम आगे बढ़ा है, मगर यहाँ पे खदशा ये है कि हिंदुस्तान से कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की जब बात होती है तो हम लोग पर्सनल लेवल पे जितने भी फ्रेंडली हों, हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारे जो एक ही मुद्दे को देखने का तरीका है वो अलग हो जाता है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि करतारपुर कॉरिडोर एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। इसको मैं एट अ पर्सनल लेवल एज ए जर्नलिस्ट, एज एन इंडियन, इसको मैं वेलकम करती हूँ। आई थिंक इट इज़ अ मोमेंट ऑफ रेकन्सिलिएशन, इट इज़ अ पीस इनिशिएटिव। लेकिन मुनीज़े, मुझे 20 साल हो गए इंडिया पाकिस्तान को कवर करते हुए, और एक चीज मैंने देखी है कि हमारा जो रिश्ता है वो 1 स्टेप फॉरवर्ड है, 2 स्टेप्स बैक है। तो और कभी ऊपर है, कभी नीचे है, और ये रिश्ते का एक कैरेक्टर बन गया है और हमारी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है रिश्ते में। तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि भाई एक चीज को पकड़कर हम कह दें भाई इससे सब चीज हल हो जाएगी। नहीं, आपके लिए मुद्दे हैं वो आपका पर्सपेक्टिव है, हमारे लिए मुद्दे हैं वो हमारा पर्सपेक्टिव है। जैसे कि अगर आप किसी को भारत में पूछें, वो कहेंगे भाई 26/11 के 10 साल हो गए हैं, कन्विक्शन नहीं हुए। पाकिस्तान में पूछेंगे, आप अपने मुद्दे उठाएंगे। तो ये मिडिल ग्राउंड ढूंढना हमारे देश नहीं ढूंढ पाए। मिडिल ग्राउंड में क्या क्या हो सकता है, ये सवाल है। मेरा जो पर्सनल व्यू है कि इस मिडिल ग्राउंड में जो हो सकता है वो होना चाहिए। और जो करतारपुर कॉरिडोर है, वो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग में जो कुछ था वो होना चाहिए, उसको कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग बस कहना नहीं चाहिए। अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछे, मुझे तो लगता है ये कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का जो फ्रेमवर्क है यही पुराना हो चुका है, इसको एक तरफ कर दीजिए। ये कितने साल उसी फॉर्मूला को लेकर वही 8 पॉइंट एक मॉडल बनाया हुआ है, क्या जरूरत है? आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। एक करतारपुर कॉरिडोर इज एन आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, बोथ कंट्रीज हैव बीन एबल टू अग्री ऑन इट। मुझे ये कहता है कि आप उस स्ट्रक्चरल डायलॉग को छोड़ दीजिए। हम दोनों देश जानते हैं कि हमारी डिसएग्रीमेंट्स क्या हैं। We should be focusing on our agreements. क्योंकि disagreements में resolution अभी नहीं मिलेगी, जल्दी नहीं मिलेगी। हुमायूं साहब, do you agree with her? Because I mean you were also in मुशर्रफ गवर्नमेंट जब ये सारा मामला हुआ था, मुझे याद है, और मुशर्रफ साहब ने भी कहा था कि जी हम क्लोज रिलेशनशिप चाहते हैं, फिर उन्होंने भी काफी अमन के लिए राह हमवार की थी। अब ये मुमकिन है? I think we got the closest ever in reaching a deal, but on Kashmir, that was not to be. जी। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि एक्चुअली इस वक्त पाकिस्तान की अवाम तो शायद इंडिया की भी ख्वाहिशमंद है, बेशतर अवाम इंडिया की, जिस तरह बेशतर हमारी ख्वाहिशमंद है कि ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन हमारे मुल्क के जो डिसीजन मेकर्स हैं, आई नो फॉर ए फैक्ट कि वो बड़े ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि इस खित्ते में जो पीस है उसका जो सबसे बड़ा डिविडेंड है वो पाकिस्तान को मिलना है। इंडिया इज टू बिग, द होल वर्ल्ड इज मेकिंग ए बी लाइन टुवर्ड्स इट टू डू बिजनेस, और अगर इधर खित्ते में पीस आएगी उसका डिविडेंड हमें मिलना है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बिजनेस का इतना फायदा नहीं होगा, कि ज्यादा हिंदुस्तान को होगा। बिल्कुल होगा जी, डिपेंड करता है ना कि हम किस तरह की बातचीत करते हैं और किस तरह के मुआहदे हमारे आपस में होते हैं, वो तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मुआहदा तभी होता है जब दोनों साइडों को एक फ़ायदा नज़र आए। देखिए, मैं बड़े वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली, and I'm a politician and I've been to elections many times,
पाकिस्तान में in an election campaign bashing India doesn't do anything. I don't. अच्छा, आप नहीं समझते कि एंटी इंडिया या सॉरी हुमायूं साहब, सॉरी टू इंटरवीन, चलिए आप बात पूरा करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त पिछले कई सालों से, देयर इज अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स where Pakistan bashing is politicized and it's used to get more votes. अच्छा, मगर देखिए उनके अब इलेक्शंस आने वाले हैं दिसंबर के अंदर, तो मैं आप बरका के पहले मैं एक सेंटेंस, सिर्फ एक सेंटेंस बोलूंगी उसके। मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है वो मुझे यही कहता है कि भैया आपके देश में पाकिस्तान बैशिंग होती है, यहाँ तो इंडिया बैशिंग नहीं होती। आप अपना पिछला इलेक्शन देख लीजिए, आप पिछला इलेक्शन देख लीजिए कि कितनी चार्जेस ट्रेड हुए, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कितनी बारी बोला गया कि वो इंडिया के कुछ ज्यादा करीब थे। ये हर इलेक्शन में इंडिया में भी पाकिस्तान में भी पॉलिटिशियंस विल प्ले पॉलिटिक्स ऑन दिस रिलेशनशिप, और वो इलेक्शन, और आप ये भी देख लीजिए कि इलेक्शन रेटरिक और जब वो सरकार में आते हैं दो बिल्कुल अलग बातें होती हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान ने आते ही पहली चीज ये कही कि इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया था कि आए हमसे बातचीत शुरू करें, पहली चीज जी। और जी ये बात सही है जी। देखिए मुझे बड़ी हैरत हो रही है आज, बल्कि 2-4 दिन से जो मैं बड़ी सेन बातें सुन रही हूँ ना पीटीआई के मुंह से, तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है। आपको याद है मोदी साहब आए थे एक शादी अटेंड करने के लिए मियाँ साहब के पास, मोदी का यार इमरान खान साहब की तमाम तकरीर उठा के देखिए, उन्होंने मोदी के यार से शुरू की, और हमेशा मतलब जो एंटी इंडियन जो एक नैरेटिव को वो बिल्ड करने की कोशिश करते रहे पिछले 5 साल, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। हाउस के अंदर की तकरीरें उठा लें या उनकी बाहर पब्लिक मीटिंग्स में देख लीजिए। अब ये जो करतारपुर वाला इशू है, इसमें मुझे बड़ी मजेदार बात यह है कि ये तो एक जादू की जफ्फी का जो है वो रिजल्ट है। ये खामखा पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुए बैठे हैं, मतलब खुश हो रहे हैं, मतलब अपनी तालियां बजवा के, सबको मालूम है कि ये वो जादू की जफ्फी का नतीजा है। इनको मैं रिकॉर्ड में, बेनजीर भुट्टो ने भी और मियां नवाज शरीफ ने भी अपने अपने अदवार में कोशिश की कि ये हो सके, लेकिन वो आपको पता ना पेज अलहदा होते हैं और फिर पेज इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो शायद पेज एक जो है वो अब मुमकिन हो सका है। और मैं रिकॉर्ड पे हूँ इमरान खान साहब को इस करतारपुर बॉर्डर का, ये जब तक अनाउंसमेंट हुआ उससे पहले तक पता भी नहीं होगा। अच्छा, मुझे दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा हमारे साथ बिफोर यू स्टार्ट, चूंकि बरखा को नहीं मालूम कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है, और हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को भी मालूम पड़े कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है। तो राना सनाउल्लाह साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम लीडर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में क्या कहा, आइए जरा सुन लेते हैं। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो है वो एक लंबी जो है वो तकरीर फरमाई, जो कि सारी की सारी जो है वो मसनूई और खुद फरेबी के ऊपर मबनी थी। उन्होंने कहा जी वो करतारपुर का कॉरिडोर जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोचा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तकरीर की, फिर उनका विजन आगे गया, फिर उसके ऊपर मैंने बात की, फिर मैं बाहर चला गया, वहां पे मैंने बात की, फिर वापस आगे बात की, और जनाब ये कॉरिडोर जो है वो अब ये खुल जाएगा। हालांकि ये सबको पता है कि ये 1 सेकंड की जफ्फी के साथ वो खुला है, इसके अलावा तो और उसमें बात ही कोई नहीं है। इससे पहले जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी ये चाहा कि ये कॉरिडोर खुल जाए, उसके बाद पीएमएल की गवर्नमेंट ने भी चाहा कि ये कॉरिडोर खुल जाए, इसमें कोई किसी का कमाल नहीं है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, ताकि हम साफ लफ्ज़ों में बात कर लें, वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जादू की झप्पी दी थी नवजोत सिंह सिद्धू को जब वो आए थे पिछली बार पाकिस्तान, और उसके नतीजे के अंदर करतारपुर जो कॉरिडोर है वो मुमकिन हुआ। ये देखिए जी, ये तो ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारी जो फौज भी है वो अच्छा पैगाम देना चाहती है हिंदुस्तान को, वो अमन चाहती है। उन्होंने तो ट्वीट्स भी की और कहा कि जी हम अमन चाहते हैं, हम इसको वेलकम करते हैं। तो was this the brainchild of the army really? Oh, it was not. You just said this matter has been taken up by Nawaz Sharif and Benazir Bhutto, Maruma. लेकिन ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए होता ही है, और जिसका दौर हो, जो वजीर आजम हो, वो आमतौर पे सिख दौर में वो चीज़ हुई ना जी अल्टीमेटली। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एंड इसका सिर्फ बरकत साहिबा तशरीफ रखती, मैं इसलिए नहीं कह रहा। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरू किया, फिर ज़ियाउल-हक ने कंटिन्यू किया, फिर बेनजीर भुट्टो ने किया, राइट। और जब जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो वो नवाज शरीफ के दौर में हुआ, तो ऑब्वियसली नवाज शरीफ से उसके मेरे दौर में वो टेस्ट हो गया, राइट।
आप ये समझ रहे हैं कि बहुत सारी पिछली हुकूमतें, बहुत से लोगों ने कोशिश की इसमें। अच्छा जी, आप क्यों नहीं इस कोशिश में कामयाब हुई? देखिए, मैं बात सुनिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब ये कुछ भी, ये एक अनाउंसमेंट था जो किसी भी वक्त हो सकता था, नहीं हुआ, सियासी जो गवर्नमेंट थी उनके दबाव में नहीं हो सका। और अब ये जफ्फी के दौरान जो है, वो पता नहीं जफ्फी से पहले याद था या मतलब क्या प्रोग्राम था, मुझे नहीं मालूम, तो गॉड नोज। लेकिन वो जफ्फी के बाद ये बात आप ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, सिद्धू साहब जो है उन्होंने जब बाहर निकल के बात करी तो उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा गया, मुझे मैसेज दिया गया कि खोलते हैं, और उसके बाद ये सब शुरू हुआ। अब ये पराई शादी में शादियां आने बजा रहे हैं, मतलब खुश हो रहे हैं, वो हो लेने दे, बट अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। मैं समझती हूँ कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना दोनों मुल्कों के वफाद में है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा अर्ली हमें कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर लेने चाहिए। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमें हालात को नॉर्मल करने के लिए। है बरखा साहिबा, क्योंकि अमरिंदर सिंह भी नहीं आए, फिर सुषमा स्वराज साहिबा को भी इनविटेशन दिया गया था। योर टू सिख कैबिनेट मिनिस्टर्स हरदीप पुरी एंड हरसिमरत बादल, वो कल सुबह यहाँ आएंगे। सो आई डोंट रीड वेरी मच कि सुषमा स्वराज नहीं आई, क्योंकि जो दो मंत्री आ रहे हैं वो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, दे बोथ ऑफ द सिख रिलीजन, तो उसमें भी एक सिंबलिज्म है। आपके हम पढ़ते रहे हैं कि क्रिटिसिज्म भी हुई है। नहीं, क्रिटिसिज्म ज्यादा नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर थोड़ी पॉलिटिक्स हुई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और कांग्रेस के अंदर आपको ये भी समझना होगा, जैसे यहाँ पर एक पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स हो सकती है, वहां पर भी मतलब वो इतने अलग देश नहीं है हम, वहां भी पॉलिटिक्स और बयान दिया। हाँ, मगर ये जो आप मगर ये बताइए कि जस्ट इफ आई कैन अलाउ मी, कि ये अगर ये हो चुका है और कॉरिडोर अगर खुल चुका है, तो आगे हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो आगे कोई स्टेप्स लेने के लिए तैयार है कि नहीं? नहीं, पहले तो देखिए, आप अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों तरफ ये इनॉग्रेट हो गया तो ये कॉरिडोर ऑपरेशनल हो जाएगा, मुझे नहीं लगता, इसमें अभी बहुत समय लगना है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, ये आपको याद होगा श्रीनगर मुजफ्फराबाद की बस सर्विस, बिल्कुल वो भी एक हिस्टोरिक कदम था, करतारपुर कॉरिडोर भी हिस्टोरिक कदम था, लेकिन हमें एक रोमांटिसाइज चीज नहीं करनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि या आप लव कर रहे हैं या आप हेट कर रहे हैं, कोई एक सेन मिडिल ग्राउंड, देयर आर नो एडल्ट रिस्पॉन्सेज जहां पर आप कहें भाई ये अच्छी बात है, लेकिन इससे सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। इससे ये नहीं है कि भाई, मगर देखिए यहाँ पे एक परसेप्शन है बरखा साहिबा कि जब अगर नरेंद्र मोदी साहब अगले साल भी आपके वजीर आजम होते हैं तो शायद कभी भी किसी को कोई वीजा ना मिले, क्योंकि इस वक्त हकीकत ये है कि हिंदुस्तान के लिए किसी को कोई वीजा नहीं मिल रहा, ना टूरिज्म के ऊपर मिल रहा है, ना बिजनेस के ऊपर मिल रहा है, सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पर वीजा मिल रहा है। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, मैं भी बहुत देर बाद आई हूँ, आपको भी मालूम है, मैं भी बहुत अरसे से वीजा ट्राई कर रही थी, मुझे भी 1 साल 1.5 साल तक वीजा नहीं मिला, आप ये जानती है। मेरा तो रिजेक्ट हो गया था, तो मेरा भी रिजेक्ट हुआ 2 बारी मेरा भी रिजेक्ट हुआ। तो वी आर यूज्ड टू दिस इन इंडिया पाकिस्तान, ये दिस अप एंड डाउन। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, आप और everybody can have their opinions of individual leaders, but Prime Minister Modi, I think कि जो वो opposition में थे 2014 में, जो वो कहते थे, when he became Prime Minister, he actually tried very many peace initiatives with Pakistan. आप याद करें, अपने स्वेरिंग इन में उन्होंने सार्क के लीडर्स को बुलाया, तब आपके वजीर आजम नवाज शरीफ थे। उसके बाद जब वो आए, नवाज शरीफ लाहौर आए, तो ये झपियां थी। These are things that you would not. नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे आप ये याद करिए, पठानकोट हुआ। अब आप इंडियन पर्सपेक्टिव देखिए, फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, गुरदासपुर में अटैक हुआ, उसके बाद पठानकोट में हुआ, और एक ये भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि जब भी पीस इनिशिएटिव में आगे बढ़ाव होता है, इंडिया में एक टेरर अटैक हो जाता है। आप नहीं, मैं ये कह रही हूँ, आप पठानकोट में तो आप ही की टीम आके Which allegation? Your team investigated Pathankot. It went inside the Pathankot air base. This is not an allegation. And our team said it. The Pakistan is doing it. They didn't say that. So मेरी गुजारिश ये है, अब this is where we get stuck. मेरी गुजारिश ये है कि as I said earlier, I am a big supporter of peace with India on terms acceptable, obviously, to both the countries and to the Kashmiri people. Okay. However, I see a Kartarpur का issue जो है, उसमें there's a bit of Indian politics too, in the sense that apparently Congress is making inroads in Indian Punjab,
And उर्दू में बात करें ताकि लोगों को भी समझ में आ जाए। I totally forgot that this is an Urdu show. कांग्रेस में कोई बेहतरी आ रही है उनकी पॉलिटिकल पोजीशन में पंजाब में, और अब बीजेपी ने ये एक्शन शायद लिया है अपने जो सिख वोटर है उनको अपनी तरफ माल करने के लिए। शायद इसमें ये चीज भी है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि ये एक स्टेप होगा towards further dialogue and moving towards improvement in relations. अज़मा, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें इसको एक इवेंट के तौर के ऊपर सेलिब्रेट करके फारिग नहीं हो जाना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एक इवेंट बनाते हैं, तस्वीरें खिंच गई, मतलब बात हो गया, बस बात खत्म हो गई। अगर हमें वाकई एक डायलॉग की तरफ बढ़ना, डायलॉग के अलावा हल नहीं है। देखिए, हम नेबर्स हैं, नेबर्स चेंज नहीं किए जा सकते। आपको मैं अच्छी लगूं, आप मुझे अच्छी लगे या ना लगे, हमें इकट्ठे रहना है। और जब इकट्ठे रहना है तो फिर कोई तरीका होना चाहिए कि जियो और जीने दो। बहुत सारे रिजर्वेशंस हमारे भी हैं, कलभूषण के बारे में हमारे रिजर्वेशंस हैं, हमने उसको साजिश सर्वे को पकड़ा। हमारे अभी 2 दिन पहले चाइनीज एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ है, BLN ने उसको एक्सेप्ट किया है और उसका एक मरकजी मुलजिम कहते हैं कि दिल्ली में कहीं अस्पताल में। सो ये इश्यूज हैं, टेररिज्म के इशू वहां भी एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ भी। लेकिन ये देखने की और करने की बात है कि क्या ये टेररिज्म जो है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं होना चाहिए, और ये एलिगेशन लगा के आप फारिग हो जाएं कि ये स्टेट ने कराया। मैं कहूंगी कि कलभूषण को स्टेट ने मिला था, लेकिन इसलिए मैं समझती हूँ कि हमें कंडीशंस लगाने की बजाय कि टेररिज्म बात होगी तो मैं बैठूंगा, मैं कहूंगा बात होगी तो मैं बैठूंगा, हमें बैठना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। मैं यही कहूंगी कि हमारे जो अभी डिसएग्रीमेंट है, अगर आप इसको मैग्नीफाई कर दें तो आप समझेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या प्रॉब्लम है। कोई इंडियन, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, विल नॉट एक्सेप्ट दैट द इंडियन स्टेट यूजेस टेररिज्म एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको नाम देके कह सकती हूं कि ज़कीउर रहमान लखवी जो बेल पे है, आप ही के कोर्ट ने उसको ट्राई किया है फॉर 2611। अभी तक उसमें एक प्रोसिक्यूटर की एक मिस्टीरियस डेथ हो गई। मैं आपको रिकॉर्डेड चीजें बता रही हूँ। अगर हम हिस्ट्री का बर्डन लेके चलेंगे फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री का बर्डन लेके चलेंगे फिर नहीं। समझौता एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस में जो अच्छा बात तो बोलने दीजिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो हमारे बीच में स्टूडियो में डिसएग्रीमेंट है, ये तो आप इसको मैग्नीफाई करिए और 2 स्टेट्स की और 2 पीपल की डिसएग्रीमेंट समझिए। इंडिया विल नॉट मूव सब्सटैंटिवली फॉरवर्ड in any way with Pakistan till Indians remain concerned about terrorism. आप यहाँ पे कश्मीर बोलेंगे, हम कहेंगे टेररिज्म, ये हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि मुंबई हमलों के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है, ये सब कुछ उससे भी मुंसलिक है, डिपेंडेंट है कि जी अगर हमने बातचीत आगे बढ़ानी है तो हमें इस केस मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि इंडियंस हैव मूव्ड फॉरवर्ड। देयर आर 2 यूनियन मिनिस्टर्स कमिंग टुमारो मॉर्निंग। इंडिया ने सो दैट इज अ स्टेप फॉरवर्ड। सो दैट इज अ स्टेप फॉरवर्ड। मैं ये नहीं मना करी कि हमारे कोई स्टेप फॉरवर्ड ही नहीं हुआ, पर मैं ये कह रही हूँ कि जो 2 स्टेप्स बैक है वो पाकिस्तानीज़ think differently. हमारे बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं इस वक्त कि इंडिया अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ क्या कर रहा है। हमारे बड़े सीरियस कंसर्न है इस वक्त कि इंडिया बलोचिस्तान में हमारे खिलाफ क्या कर रहा है। अभी उज़मा साहिबा ने फरमाया कि जो कराची कॉन्सुलेट चाइनीज में अटैक हुआ, हमारे उसमें बड़े कंसर्न्स हैं। हम फिर भी हमारा वजीर आजम करतारपुर जा रहा है कि एक जेस्चर हुआ है तो उसमें एक गुडविल जेस्चर शो करे, तो वी आर स्टिल प्रिपेयर्ड टू टॉक। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ हम वो नहीं करेंगे एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। हम ये नहीं करेंगे कि आप अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करें तो हम कहें कि आप मोदी के यार हैं, हम कहेंगे कि पाकिस्तान के मफाद में है कि दोनों मुल्कों के बीच में ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों मुल्कों को हिस्ट्री का बर्डन लेके चलेंगे तो नहीं चल पाएंगे। हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। बढ़ने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स ले लीजिए। कल इस तस्वीर के बाद जो तस्वीर होगी कल, उसके बाद कोई छोटे इनिशिएटिव्स हम ले लें। हम वीजा के बारे में पॉलिसी करने की बात कर दें। लास्ट मिनट रह गया तो मैं बरखा, आपको लगता है कि इसके बाद शायद हिंदुस्तान की तरफ से वीजा पॉलिसी जो है कम से कम उसमें नरमी आए? देखिए, मैं लास्ट वर्ड सिर्फ ये कहूंगी, आई एग्री विद व्हाट शी हैज जस्ट सेड।
एक हेडलाइन टू हेडलाइन रिलेशनशिप नहीं हो सकती, एक फोटो ऑप टू फोटो ऑप रिलेशनशिप नहीं हो सकती। बट एज अडल्ट्स एंड एज अडल्ट नेशंस वी हैव टू एक्सेप्ट कि हमारे डिफरेंसेस क्या है एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज देम कि वो करतारपुर या श्रीनगर मुजफ्फराबाद, दीज आर वंडरफुल स्टेप्स, दीज आर वंडरफुल स्टेप्स, दीज आर वंडरफुल स्टेप्स। मैं इस हिस्टोरिक मोमेंट को अंडरमाइन नहीं करना चाहती हूं। मैं कहती हूं ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इस बड़े कदम से जो बाकी चीजें हैं वो सॉल्व नहीं होंगी। इट्स अ बिगिनिंग एंड देयर आर मेनी बिगिनिंग्स एंड मेनी I finished my time. I'm so sorry. The time is finished. Thank you so much, Humayun Akhtar Sahab, Azma Bukhari Sahiba, Barkha Dutt Sahiba. I hope you have a very good stay in Pakistan.